एक पुस्तकालय जो कहा जाता है कि महीनों तक जलता रहा। अगर ये सच है तो क्या केवल भवन जला था या सभ्यता की स्मृति? और नालंदा नष्ट न होती तो क्या दुनिया का बौद्धिक मानचित्र अलग होता? ऐतिहासिक जड़ों को पहले देखते हैं। 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल स्थापित हुआ था। उसी समय नालंदा यूनिवर्सिटी, यह केवल विश्वविद्यालय नहीं था, यह एशिया का ज्ञान का संगम था। चीनी यात्री वेन सॉन्ग लिखते हैं कि लगभग 10,000 विद्यार्थी और 1500 से 2000 यहाँ पे आचार्य शिक्षण कार्य करते थे, जिसमें कई विषय थे: तर्कशास्त्र, बौद्ध दर्शन, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, व्याकरण। यह उस समय का ट्रांसनेशनल नॉलेज हब था, ज्ञान की अर्थव्यवस्था। नालंदा में केवल शिक्षा ही नहीं होती थी, वहाँ ज्ञान का उत्पादन होता था, वहाँ पे रिसर्च होते थे और स्वयं से नए ज्ञानों को रचा जाता था, गढ़ा जाता था। पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी, ग्रंथों की प्रतिलिपियाँ बनती थी। विद्यार्थी पूरी दुनिया से, चीन, कोरिया, तिब्बत, दूर दूर से आते थे। यहाँ नॉलेज की इकोनॉमी थी। जब कोई संस्थान जीवित रहते हैं तो यह विचार निरंतर आगे बढ़ते हैं। जब संस्थान टूट जाते हैं तब ज्ञान का प्रवाह पूरी तरह बाधित हो जाता है। और यहीं पे अगला विनाश की घड़ी देखते हैं हम। लगभग 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण का उल्लेख मिलता है। उस समय कई मध्यकालीन जो स्रोत थे और पुरातात्विक संकेत थे, उसकी विनाश की पुष्टि भी की जाती है। धर्मगंज नामक एक विशालकाय पुस्तकालय हुआ करता था, वो भी वहाँ नष्ट हुआ। लेकिन क्या यह महीनों तक जली? कुछ इतिहासकार इस दावे को अतिशयोक्ति मानते हैं, मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है। इसका विनाश तो हुआ है, इस अवधि पर मतभेद है। यहाँ भावनात्मक कथा और अकादमिक प्रमाण दोनों अलग रखना होगा। हमें अपने दृष्टिकोण से आज के प्रमाणों के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो उसी समय हम वैश्विक प्रभाव को देखते हैं, जहाँ से हमको इसके प्रमाण दिखाई देंगे। अब असली प्रश्न, क्या नालंदा नष्ट होने से भारत का ज्ञान परंपरा समाप्त हो गई? पूरी तरह नहीं, क्योंकि तिब्बत में कई बौद्ध ग्रंथ आज भी सुरक्षित मिलते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में भारत दर्शन आज भी जारी है। मतलब बौद्ध दर्शन, भारतीय दर्शन जिसको बोलते हैं हम, भारतीय दर्शन का एक क्या बोला जाएगा, एक धारा है बौद्ध दर्शन। लेकिन भारतीय भूभाग पर बौद्धिक संस्थागत जो संरचना थी उस समय, वो उस समय कमज़ोर पड़ गई थी। यानी ज्ञान समाप्त नहीं हुआ, उसका जो केंद्र था वो हस्तांतरित हो गया, छिटक गया, बिकट गया, फैल गया। अब इसका साइकोलॉजिकल स्तर समझते हैं। सभ्यता केवल सेना से नहीं चलती, वहाँ पे स्मृति और संस्थानों से चलती है। मतलब आज जिन चीज़ों को आप सुरक्षित करके स्मृति के तौर पे बना के चलते हैं, उनसे चलती है। जब विश्वविद्यालय गिरते हैं तो समाज का अंधविश्वास प्रभावित होता है। नालंदा केवल ईंट पत्थर नहीं थी, वह बौद्धिक आत्मा थी। ये बुद्धि वहाँ से सृजन की जाती थी। वहाँ पे नए नए ज्ञानों को सृजन करके उनको लिपिबद्ध किया जाता था, उसका संरक्षण किया जाता था, प्रमाण किया जाता था। मतलब दर्शन को देखा जाए, जो वैश्विक दर्शन है, कहीं न कहीं उसकी शुरुआत, उसका जो विचार, उसका प्रारंभ यहीं से दिखाई देता है। सिविलाइजेशन की मेमोरी को जला दिया गया पूरी तरह से, और यह वाक्य का प्रतीक है कि ये संस्थागत क्षति है। अब आइए, यही यूरोप जो इस हम लोगों को पिछड़ा बोलता है, उस समय यूरोप क्या कर रहा था उसको समझते हैं। 12वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में विश्वविद्यालयों की जो प्रणाली थी वो उभरना शुरू हुई। ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे उभरना शुरू हुई जब हमारे यहाँ ये समाप्त हो रहा है। वहाँ पे बोलोन्वा, पेरिस और ऑक्सफोर्ड जैसी जो यूनिवर्सिटियां हैं, उसमें ज्ञान का धीरे धीरे पश्चिम में संस्थागत होना शुरू हो रहे थे, प्रारंभ हो रहे थे, पैदा हो रहे थे। उधर भारत में एक बहुत बड़ा संस्थान टूट रहा था। सोचिए कितना बड़ा है। और ये लोग हमें सिखाने आते हैं कि आप लोग सभ्य नहीं थे। ये हमें सभ्यता सिखाएंगे, हमें अज्ञानी प्रूव करने में, हमें पिछड़ा प्रूव करने में कोई कसर नहीं छोड़े। जहाँ से आधुनिक शिक्षा प्रणाली कितनी तार तार हो गई, जो मैकाले और इन लोगों का जो देन है कि भारतीय शिक्षा इतनी घटिया हो गई।
चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, संतुलित विश्लेषण की तरफ देखते हैं। हमारा केवल परमाणु के पक्ष पे बातचीत करना होता है। सत्य के 3 आयाम यहाँ पे दिखाई देते हैं कि आक्रमण से हमारा विनाश हुआ। दूसरा दिखता है कि पुस्तकालय के जलने से जो कथा है वो अतिशयोक्ति होना संभव हो सकता है, क्योंकि जो पांडुलिपियाँ थीं वो उस समय पेपर तो था नहीं, तो पांडुलिपियाँ वो ताम्रपत्र और पत्तों पर लिखी जाती थी, तो उनका जलना हो सकता है। लेकिन ये 3 महीने तक हुआ, कितने दिनों तक हुआ, इसका ये अतिशयोक्ति होना संभव है। और तीसरी बात, ज्ञान पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, वो केंद्र में एक जहाँ पे था वो बिखर गया, क्योंकि व्यक्ति जिंदा थे और उस ज्ञान को प्रचार और उसको आगे बढ़ाए। ठीक है, नालंदा का पतन सभ्यता की पूर्ण तरफ से मृत्यु नहीं बोला जा सकता, पर यह एक गहरा बौद्धिक झटका जरूर था। प्रश्न यह नहीं है कि नालंदा कितने दिनों तक जली, प्रश्न यह है कि क्या हम अपने ज्ञान के संस्थानों को उतना ही आज भी महत्व देते हैं, जो हमारी स्मृतियों को सजा के संवार कर रखते हैं, जो हमें प्रमाण करते हैं कि हम शुरू से ही मतलब बहुत आगे थे। जो ज्ञान की संरचना, जो क्रिटिकल थिंकिंग थी, जो रचना थी, जो ज्ञान का प्रारंभ था, क्योंकि सभ्यता की असली शक्ति उसकी सेना से नहीं होती, उसकी विश्वविद्यालय से होती है, उसके ज्ञान से होती है, उसकी बुद्धि से होती है, उसकी इंटेलिजेंस से होती है। अगर नालंदा की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर दिया, तो आपकी ये अगली परत बहुत गहरी आपको समझ में आ रही होगी। और इसी इंटेलिजेंस, मैंने मेधा और इहा, इंटेलिजेंस और क्यूरियोसिटी दोनों को मिलाकर मैंने मेधिया बनाया। मेधिया से आप जुड़े रहना, ठीक है, ऐसी चीज़ों को जानते रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।